तो देखो, जिस तरह से अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स तुम मेंटेन कर रहे हो और इंटरनल यूजर को उनकी जरूरत पड़ती है, इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जो तुम्हारे बिजनेस के अंदर के लोग नहीं होंगे, वो लोग बिजनेस के बाहर के होंगे और वो भी कहेंगे रिकॉर्ड्स दिखाओ अपने, कहाँ है रिकॉर्ड्स। एक एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम अपना बिजनेस कर रहे थे और बिजनेस अच्छे से चल रहा था, लेकिन अब तुम्हारे बिजनेस में ना थोड़े से पैसों की जरूरत पड़ रही है और तुम्हारे पास पैसे है नहीं। तो मुझे बताओ, क्या तुम बैंक में जाकर बैंक वालों से लोन मांगोगे? तुम्हें मालूम है ना लोन क्या होता है। बैंकों से अपने काम के लिए कभी कभी क्या होता है, एक बंदा पैसे मांगता है और क्या उसको वो पैसे कभी चुकाने नहीं होते, चुकाने होते हैं। तो जब हम बैंकों से कुछ पैसे मांगते हैं ना अपने काम धाम के लिए, तो वो पैसा क्या कहलाता है? वो पैसा कहलाता है लोन। तो तुम बैंक के पास जाओगे और बैंक से बोलोगे कि मुझे लोन चाहिए 10 लाख रुपए का। कितने का लोन चाहिए? 10 लाख रुपए का। मुझे बताओ, क्या बैंक वाले इतने शरीफ हैं, तुमने 10 लाख बोले और तुमको 10 लाख दे रही है? नहीं, ऐसा नहीं। पहले बैंक तुम्हारे रिकॉर्ड्स देखेंगे। बताओ कौन सी कंपनी है तुम्हारी, दिखाओ बैलेंस शीट हमें, दिखाओ अकाउंट्स वगैरह, क्या लेजर बनाते हो, लेजर्स दिखाओ, अपने जर्नल्स दिखाओ हमें। एक एक रिकॉर्ड चेक किया जाएगा और जब बैंकों को भरोसा हो जाएगा कि कंपनी ठीक है, काम धाम भी असली करती है, कोई गैर कानूनी काम नहीं करती, अच्छे से एसेट्स मेंटेन करती है, किसी को धोखा नहीं देती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, 5 साल से कंपनी चल रही है, पैसों की सच में जरूरत है, अब बैंक लोन देगा। तो मुझे बताओ, तुम्हारे रिकॉर्ड्स कौन देखना शुरू कर देगा? बैंक वाले। बैंक के अंदर पहले तुम्हारे क्या चेक किए जाएंगे? रिकॉर्ड्स। और अगर बैंक को रिकॉर्ड्स ठीक लगेंगे तभी तुम्हें लोन मिलेगा, अदरवाइज तुम्हें लोन नहीं मिल सकता। तो कुल मिलाकर बैंक भी तुम्हारे रिकॉर्ड्स देखने में इंटरेस्टेड होता है। और बैंक कैसा यूजर है बताओ? बैंक क्या कंपनी के अंदर का आदमी है? क्या बैंक तुम्हारे बिजनेस का हिस्सा है? नहीं, बैंक तुम्हारे बिजनेस का हिस्सा नहीं है, ये एक्सटर्नल यूजर है, ये बाहर का व्यक्ति है। जो व्यक्ति कंपनी में बिजनेस के अंदर काम करता है वो इंटरनल, और जो बाहर से कुछ कर रहा है वो है एक्सटर्नल। तो बैंक हमारे बिजनेस में हेल्प तो कर रहा है, पैसा देगा तो हमारे बिजनेस में क्या करेगा? हेल्प करेगा, लेकिन ये एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। तो अब हम अगला हेडिंग डालेंगे बी के अंदर, एक्सटर्नल यूजर्स। क्या डालेंगे? एक्सटर्नल यूजर्स। और एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर नंबर 1 सबसे पहला है बैंक्स। क्या होते हैं बैंक्स? बैंक्स एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। कैसे यूजर्स होते हैं? एक्सटर्नल। इन्हें भी हमारी बैलेंस शीट देखनी है, इन्हें भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी है, इन्हें भी हमारी कंपनी के सारे इंफॉर्मेशन चाहिए। ऐसा नहीं अपने फायदे के लिए, हमें लोन देना है इसलिए देखना चाहते हैं, वरना क्यों देखेंगे, है ना। तो लिखो बैंक्स के लिए, बैंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस। बैंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस के लिए। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छोटी सी तुमने कोई चूरन की दुकान खोली है, चूरन की दुकान के लिए लोन कौन लेता है? बिजनेस की बात हो रही है। चूरन की दुकान खोलना इट्स नॉट अ बिजनेस। बैंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस बिकॉज दे प्रोवाइड लोन्स। क्या देते हैं ये? भाई लोन देते हैं, और बिना पैसों के तो कुछ नहीं होता, बिकॉज दे प्रोवाइड लोन्स। तो बताओ, लोन ऐसे तो देंगे नहीं, लोन ऐसे नहीं देंगे, कहेंगे हम कैसे दें, हम कैसे विश्वास करें तुम पर, हम तुम पर विश्वास करें ही क्यों? अपने रिकॉर्ड दिखाओ। तुम ये बोल रहे हो तुम्हारी कंपनी अच्छा काम कर रही है, तुम्हारी कंपनी अच्छा काम कर रही है, तुम्हारी कंपनी अच्छा काम कर रही है, हम कैसे माने तुम्हारी कंपनी अच्छा काम कर रही है? हमें सबूत चाहिए, सबूत। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। तुम बोल रहे हो हमारा खूब प्रॉफिट हो रहा है, हमारा खूब प्रॉफिट हो रहा है, हम चुका देंगे आपका लोन, हम चुका देंगे आपका लोन। नहीं, रिकॉर्ड दिखाओ हमें। रिकॉर्ड से पता चलेगा कि प्रॉफिट आ रहा है कंपनी में या घाटे में जा रही है कंपनी, पता चले घाटे में जा रही है। और अगर कंपनी घाटे में जा रही है और बैंक वालों ने लोन दे दिया और कंपनी लुट गई, तो कहां से आएगा पैसा? पहले बैंकों से लूट लूट के लोग बाहर भाग जाते हैं विदेशों में, तो बैंक वाले अब इतनी आसानी से लोन नहीं देते हैं। तो मैंने लिखवाया दे प्रोवाइड लोन्स, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दो। नाउ यू कैन राइट आफ्टर फुल स्टॉप, लिखो दे आर इंटरेस्टेड, दे आर
interested to see, they are interested to see financial performance, they are interested to see फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मैंने बता दिया था फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है। अभी ना तुम्हें ज्यादा पता नहीं है वैसे बातें। देखो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में क्या होता है, कंपनी की बैलेंस शीट बनाई जाती है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है। ये दो चीजें तो 11th क्लास में मिल जाएंगी और ये वाली चीज 12th क्लास में मिलेगी। इन तीनों चीजों से पता चलती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। अभी मैं तुम्हें मोटा मोटा बता देता हूं कि इन तीनों में होता क्या है, क्योंकि अभी मैं चाहकर भी नहीं बता सकता भाई। अभी 11th क्लास की शुरुआत हुई और चैप्टर 1 चल रहा है थ्योरी का, तो अभी मैं कहां बता पाऊंगा ज्यादा, और अगर बताने को बता भी दूं तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी। अभी मोटा मोटा जानो। देखो मुझे बताओ कोई भी बंदा किस चीज के लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए या लॉस के लिए? प्रॉफिट के लिए। लेकिन क्या जीवन भर प्रॉफिट ही आएगा? किसी किसी साल क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, और किसी किसी साल क्या हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो कंपनी को कौन कौन से साल प्रॉफिट हुआ और कंपनी को कौन से साल लॉस हुआ, ये सारी बातें मिलती हैं यहां पर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कौन सा अकाउंट है ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई नाम से ही पता चल रहा है कैसी बातें होंगी, प्रॉफिट और लॉस की। ठीक है, अब मुझे बताओ पूरे बिजनेस में पैसे का खेल होता है? पूरे बिजनेस में किस चीज का खेल होता है? रोकड़े का, पैसे का। कहां से पैसा आ रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, कहां से पैसा आ रहा है? 36 तरह की जगह से पैसा आ रहा है, 36 तरह की। ये तो 36 में बोल रहा हूं, 36 से भी ज्यादा है, और 36 जगह पैसा जा रहा है। बताओ कैसे पैसा आता ही आता है बिजनेस में? नहीं, जाता भी है। तो 36 जगह से आ रहा है, 36 जगह से जा रहा है। कहां कहां लिखेंगे? तो इसमें लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका नाम क्या होता है? कैश फ्लो। मतलब इसके अंदर पैसे का हिसाब किताब होता है। ठीक है, मोटा मोटा समझो, सिर्फ मोटा मोटा। फायदा नुकसान, कैश का हिसाब किताब। फायदा नुकसान यहां पर, कैश का हिसाब किताब यहां पर। बैलेंस शीट में क्या होता है? बैलेंस शीट में बताया जाता है तुम्हारी एसेट्स कितनी है, तुम्हारी लायबिलिटीज कितनी है, किस किस को पैसा देना है और किस किस से पैसा ले रखा है। बताओ हमें, है ना? मुझे बताओ, बहुत सारे लोगों से पैसा ले रखा है, दिया किसी को नहीं। खूब सारे लोगों से पैसा ले रखा है पिछले 5 साल से, और एक बंदे को भी नहीं दिया, और ये बात बैंक को पता चल गई। ये बात किसको पता चल गई? बैंक को। अब क्या बैंक वाले इसको लोन देंगे? अब बैंक वाले बोलेंगे तुमने पिछले 5 साल से इतने सारे लोगों से पैसा ले रखा है, हमें भी ऐसे लटका दिया तो हम नहीं दे रहे। तो उसको ये सारी बातें पता चलेंगी बैलेंस शीट से, कहां से पैसा आ रहा है और कहां को पैसा जा रहा है। देखो एसेट्स का मतलब मालूम है ना, लेनदारी, किन किन से पैसा लेना है, और लायबिलिटीज का मतलब होता है देनदारी, किन किन को पैसा देना है, किन किन से लेना है और किन किन को देना है। ये सारी बातें बैलेंस शीट में होती हैं। तो इसलिए बैंक जानना चाहता है तुम्हारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ताकि उसको पता चले कि कंपनी भरोसेमंद है, कंपनी सबका पैसा समय पर देती है, ये हमारा भी पैसा दे देगी, दे दो इसको 10 लाख का लोन। और फिर बैंक वाले 10 लाख का लोन दे देंगे। तो इसलिए बैंक वाले जानना चाहते हैं हमारे रिकॉर्ड्स के बारे में, और इसलिए बैंक कौन सा यूजर है? एक्सटर्नल, कंपनी का आदमी नहीं है, बाहर का आदमी है। ठीक है, वैसे तो ये आदमी है ही नहीं, ये तो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, दे आर इंटरेस्टेड टू सी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब तुम्हें ये भी समझ में आया ना कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे पता चलती है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में 3 चीजें देखी जाती हैं, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट। They are interested to see financial performance of the business, in order to safeguard, safeguard मतलब सुरक्षा। बैंक वालों को भी तो सुरक्षा करनी है अपनी, पता चले आज लोन दे दे और कंपनी कल भाग जाए। इन ऑर्डर टू सेफगार्ड, मैं सेफगार्ड लिख देता हूं बोर्ड पे, वैसे तो खुद से लिखो तो अच्छी बात है, 11th क्लास के स्टूडेंट को लिखना चाहिए। इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द लोन अमाउंट, इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द लोन अमाउंट, मतलब अपने लोन की सुरक्षा के लिए। पता चले आज 10 लाख का लोन दो और अगले दिन कंपनी लूट जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखो सुविधा की दृष्टि से बाहर के लोग भी हमारे रिकॉर्ड्स को एक बार देखते हैं कि रिकॉर्ड से पता तो चले।
मुझे बताओ, तुम किसी से माल खरीद रहे हो और तुमने बोला कि भाई अभी ना पैसे नहीं है, क्या तुम मुझको उधार दे सकता है? मान लो 5 लाख का माल है और तुम मुझसे माल खरीद रहे हो और तुम कहते हो मुझसे कि क्या आप मुझे उधार दे सकते हो सर? तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि यार उधार दे तो दूं, लेकिन भरोसा कैसे होगा, है ना? तुम कहोगे मेरा सर बहुत अच्छा काम चल रहा है, मैं चुका दूंगा आपका, बस इस बार मुझे उधार दे दो। हमेशा तो आप कैश ही लेते हो मुझसे, लेकिन इस बार उधार दे दो। मैं बोलूंगा कि लेता तो हूं मैं हर बार कैश, और तुम देते भी हो समय पर कैश, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को ना हिचक लग रही है कि अगर मैंने तुमको उधार दे दिया और तुम भाग गए तो, या फिर मेरा पैसा नहीं चुकाया तो, या गुंडे लाकर मुझे मरवा दिया तो। कुछ भी कर सकते हो भाई, आजकल पैसे के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे अपने रिकॉर्ड्स दिखाओ पहले कि क्या तुम मेरे इस उधार के पैसे को चुकाने में तुम्हारी हैसियत है भी, या फिर जितने लोगों से तुम उधार लेते हो क्या तुम उन लोगों को चुकाते भी हो? क्या मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम्हारी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितने हैं। पता चले एक भी क्रेडिटर नहीं है और तुम मुझे ही मुर्गा बनाने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, जब मुझे भरोसा हो जाएगा तुम्हारी बैलेंस शीट को देखकर कि हाँ भाई तुम्हारे तो क्रेडिटर्स है, तुम्हें और लोग भी उधार दे देते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, मैं भी दे देता हूं। ठीक है, कुल मिलाकर बाहर का बंदा भी जानना चाहता है कि मैं क्यों उधार दूं तुम्हें, मैं क्यों दूं, मैं कैसे दे दूं, भरोसा करूं तुम पर। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुम्हारे रिकॉर्ड्स पर भरोसा है, रिकॉर्ड्स चेक करा दो मुझे। अगर मुझे रिकॉर्ड्स देखकर सही लगेगा तो मैं दे दूंगा उधार, और अगर डाउट होएगा फिर नहीं देने वाला। तो बाहर कोई भी व्यक्ति हमें जब कोई माल उधार देता है तो उनको बोला जाता है क्रेडिटर्स। मैंने शायद जर्नल में बता भी दिया था कि क्रेडिटर्स किसे कहते हैं। क्रेडिटर्स उन लोगों को कहते हैं जो लोग हमें उधार माल बेचते हैं। कैसे बेचते हैं? उधार माल। तो बताओ, अगर माल उधार बेचा है तो क्या कभी चुकाओगे नहीं? बस छुट्टी नहीं, कभी तो चुकाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन तो चुकाना पड़ेगा। और अगर नहीं चुकाओगे तो आगे वो ट्रांसैक्शन करेगा भी नहीं फिर तुम्हारे साथ। क्या वो तुम्हें भविष्य में फिर से माल दे पाएगा? अब नहीं देगा वो। क्यों? क्योंकि तुमने उसका भरोसा तोड़ दिया, विश्वास तोड़ दिया, तो अब नहीं दे सकता। तो क्रेडिटर्स कैसे लोग हुए? एक्सटर्नल लोग हुए। क्या ये कंपनी के अंदर के लोग होते हैं उधार देने वाले? नहीं। मुझे बताओ, तुम माल खरीदने जाते हो बाहर, तो माल खरीदने कंपनी के अंदर ही रहते हो, ये कंपनी से बाहर के बंदे से खरीदते हो, जाकर बाहर के बंदे से खरीदते हो ना। फॉर एग्जांपल तुम्हारी ना फैक्ट्री है मार्कर बनाने की। किस चीज की फैक्ट्री है? मार्कर बनाने की। अब इस मार्कर में प्लास्टिक लगती है, इंक लगती है ना? तो प्लास्टिक का मटेरियल, इंक का मटेरियल, वो मटेरियल कहां से खरीदते होंगे? वो मटेरियल बाहर से खरीदते होंगे। और तुम बाहर वालों को बोलते होंगे कि क्या तुम मुझे उधार दोगे? तो बाहर वाले क्या हो गए? क्रेडिटर्स। क्योंकि वो तुमको क्या देंगे? उधार देंगे। वो तुमको उधार माल देंगे, पैसा नहीं दे रहे उधार, माल दे रहे हैं उधार। तो वो कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं ले लो, लेकिन हमें अपने रिकॉर्ड्स तो दिखा दो पहले। तो वो रिकॉर्ड्स चेक करते हैं पहले, तब वो देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, भरोसा है हमें, ले लो, लेकिन ऐसा करते नहीं यार कोई। रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे ही करेंगे, क्योंकि 10-20 हजार के माल की बात नहीं हो रही है, 10-20 लाखों के माल होते हैं यहाँ पर। कितने कितने रुपए के माल होते हैं? लाखों रुपए में। तो लिखो क्रेडिटर्स में, अ पर्सन हु सप्लाई गुड्स, अ पर्सन हु, WHO, हु, अ पर्सन हु सप्लाई गुड्स ऑन क्रेडिट। जो व्यक्ति गुड्स कैसे सप्लाई करता है? क्रेडिट पर। क्रेडिट पर मतलब उधार। पता है ना ये शब्द? तो देखा, जर्नल करने से कितना बेनिफिट मिलता है, थ्योरी भी समझ में आ रही है। अ पर्सन हु सप्लाई गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दो। अब लिखो, इट इज वेरी कॉमन, इट इज वेरी कॉमन एक्टिविटी। मतलब लोग उधार पर माल बेच रहे हैं ना, ये कोई नई बात नहीं है, बिजनेस में होता रहता है। बताओ, बिजनेस में होता नहीं है क्या? भरोसा नाम की भी कोई चीज होती है नहीं होती? इट इज वेरी कॉमन एक्टिविटी, बट बिफोर एंटर द क्रेडिट ट्रांसेक्शन, इट इज वेरी कॉमन एक्टिविटी, बट बिफोर एंटर द क्रेडिट ट्रांसेक्शन, बिफोर एंटर द क्रेडिट ट्रांसेक्शन। वो ये कह रहा है कि क्रेडिट ट्रांसेक्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्रेडिट ट्रांसेक्शन में एंटर करने से पहले रिकॉर्ड्स चेक कर लेना। पता चले कंपनी धोखेबाज है और तुमने धोखेबाज को उधार दे दिया, गड़बड़ हो जाएगी। इट इज वेरी कॉमन एक्टिविटी, बट बिफोर एंटर द क्रेडिट ट्रांसेक्शन,
क्रेडिटर्स मस्ट सेटिस्फाई themselves. Creditors must satisfy themselves. वो खुद को भी सेटिस्फाई पहले कर ले, पहले खुद संतुष्ट हो जाए कि भाई मैं इसको उधार दे रहा हूं, कल को ये धोखा तो नहीं देगा। जब तुमको खुद पर भरोसा हो जाए कि भाई ऐसा नहीं है, ये बंदा दे देगा, मैंने रिकॉर्ड्स चेक करे हैं, सब कुछ पता कर लिया है, ये बंदा धोखेबाज नहीं है, तभी देना। पहले खुद को सेटिस्फाई कर लो। तो देखो ये लाइन लिखी हुई है, क्रेडिट ट्रांसैक्शन क्रेडिटर्स मस्ट सेटिस्फाई themselves about the business financial position, about the business financial position, about the business financial position. So they required to see financial information. इसलिए ये भी क्या चाहते हैं, ये भी चाहते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखना। मतलब कि क्या देखना, बैलेंस शीट देखना, क्या देखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना, क्या देखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना। मैंने इनके बारे में मोटा मोटा बता दिया ना क्या होती है। सो दे रिक्वायर्ड टू सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। भाई किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है तो तुम्हें बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट ये सब देखने पड़ेंगे। So they required to see financial information. Financial information. अगला एक्सटर्नल यूजर देखते हैं। देखो अगला एक्सटर्नल यूजर जो है ना, पहले उसी को समझने की जरूरत है। उसका नाम है इन्वेस्टर। अब कभी कभी क्या होता है, बच्चों को ये नहीं पता होता कि इन्वेस्टर होता कौन है। एक्सटर्नल यूजर तो हम बाद में देखेंगे, पहले तो ये पता चले ना कि ये व्यक्ति होता कौन है। सिंपल भाषा में सुनो, देखो तुमने ये सुना होगा शेयर मार्केट, शेयर मार्केट, है ना। और ऐसी बात नहीं कि नहीं सुना हो। क्या मतलब होता है, क्या चीज होती है वो नहीं, नाम तो सुना होगा शेयर मार्केट। देखो अभी क्या है, अभी तुम लोग 11th क्लास में हो और अकाउंटिंग की अभी शुरुआत हो रही है। तो अभी मैं जितना बताऊंगा ना बिल्कुल हल्का हल्का बताऊंगा, ज्यादा डीप नहीं बता रहा। डीप बताने का एक तो बेनिफिट नहीं है, दूसरी चीज ये है हो सकता है समझ में भी ना आए। तो अभी हम सिर्फ उतना सुनेंगे, उतना समझेंगे जितना रेलेवेंट है, ठीक है, और जितना अभी जरूरी है। देखो शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं शेयर। क्या बोलते हैं, शेयर। अब तुम कहोगे ये शेयर क्या होता है, सिंपल भाषा में समझो। शेयर कहने का मतलब एक कागज का डॉक्यूमेंट। क्या है ये कागज का एक डॉक्यूमेंट है, कागज है। और ये जो डॉक्यूमेंट होता है ना, ये डॉक्यूमेंट कंपनी का होता है, कंपनी के शेयर होते हैं। जैसे कि मान लो टाटा कंपनी के शेयर, जैसे कि रिलायंस के शेयर, इन कंपनीज के ये शेयर होते हैं। और हर एक शेयर की कीमत होती है, मान लो 10 रुपए की कीमत। कितने रुपए की कीमत, 10 रुपए की, ठीक है। अब तुम चाहते हो इस शेयर को खरीदना, तुम इस शेयर को क्या करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो। तुमने ना 10 रुपए वाले कितने शेयर खरीद लिए, 100 शेयर खरीद लिए। तो तुम कितने रुपए के शेयर खरीद के बैठ गए, 1000 रुपए के। ध्यान से देखो और सुनो और समझो। देखो शेयर मार्केट के अंदर शेयर होते हैं और ये शेयर अलग अलग कंपनियों के होते हैं। मान लो 10 रुपए का एक शेयर है, एक कागज का टुकड़ा कितने में मिलेगा, एक कागज का टुकड़ा 10 रुपए में मिलेगा। अब तुम कहोगे कोई कागज के टुकड़े के लिए 10 रुपए क्यों देगा। तो देखो मैंने पहले ही बोला, इतना डीप की जरूरत, सारी बातें मैं बता देता, अभी कोई फायदा नहीं है ना। अभी केवल मोटा मोटा हल्का हल्का समझो बस कि ये कागज का टुकड़ा कितने रुपए का है, 10 रुपए का। अब वो 10 रुपए का टुकड़ा तुमने कितने खरीदे, 100 खरीदे। कितने रुपए चले गए, 1000 रुपए चले गए। मुझे बताओ ये 1000 रुपए कहां पर चले जाएंगे, कंपनी के पास। ये 1000 रुपए पर किसका अधिकार बन जाएगा, कंपनी का। मुझे बताओ पूरे देश के अंदर क्या तुम ही नहीं खरीदे हैं, 140 करोड़ की जनसंख्या है और आने वाले टाइम में कितने करोड़ हो जाएगी कुछ नहीं पता। इतने ज्यादा पब्लिक जब इतने ज्यादा शेयर खरीदेगी, ये सारा पैसा कहां पर जाएगा, ये सारा पैसा जाएगा टाटा कंपनी के पास। ये सारा पैसा कहां जाएगा, रिलायंस कंपनी के पास। ये सारा पैसा कहां पर जाएगा, कंपनी के पास पहुंच जाएगा ये सारा का सारा पैसा। अब अगर कोई तुमसे आकर बोले कि टाटा कंपनी डूब गई, टाटा कंपनी बर्बाद हो गई, मतलब मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, रियल में तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अभी इतनी बड़ी कंपनी हो गई है, ऐसा तो कोई चांस ही नहीं इनके डूबने का। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, है ना, इतना प्रैक्टिकल होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान से सुनो बस। किसी ने तुमसे बोला टाटा कंपनी डूब गई, इसके शेयर बताओ खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। अब तुम भाई जब कंपनी डूब गई तो तुम क्या पागल हो जो इस कंपनी के शेयर अब भी खरीदोगे।
अगर कोई तुमसे बोले कि इस ट्यूशन में अच्छा नहीं पढ़ाया जाता, तो तुम क्या पागल हो, इस ट्यूशन में पढ़ना पसंद करोगे? नहीं करोगे ना। तो कोई भी व्यक्ति शेयर नहीं खरीदता है, और जो व्यक्ति शेयर खरीदने वाला होता है ना, उसी व्यक्ति को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर बोलते हैं। तो मुझे बताओ, अगर तुम्हें यह पता करना है कि कंपनी डूब रही है या कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी की परफॉर्मेंस खराब होती जा रही है, ये कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतरीन होती जा रही है, तो तुम लोगों की बातों पर भरोसा करोगे या कंपनी के रिकॉर्ड्स देखोगे? सोचो, क्या तुम उन अफवाहों पर जाओगे जो मार्केट में फैली हुई है, या फिर तुम उस सच का पता लगाओगे जो कंपनी के रिकॉर्ड्स में लिखी हुई है? तुम कंपनी के रिकॉर्ड्स चेक करोगे। और मुझे बताओ, क्या पूरी इतनी बड़ी कंपनी तुम्हें रिकॉर्ड ला कर देगी? तुम एक देश के एक छोटे से राज्य की एक छोटी सी जगह में घर में रहने वाले व्यक्ति हो, इतनी बड़ी कंपनी क्या तुम्हें अपने रिकॉर्ड्स दिखाएगी? क्यों नहीं दिखाएगी? अब तुम कहोगे ऐसे कैसे दिखा देगी? इंटरनेट, सारे डॉक्यूमेंट्स, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, कंपनी की मेन इंफॉर्मेशन, कंपनी के बारे में रियल डाटा इंटरनेट के जरिए उपलब्ध होता है। कहीं कहीं पर पैसों में मिलता है और कहीं कहीं पर फ्री में मिलता है। जैसे कि तुम टाटा कंपनी की बैलेंस शीट देखना चाहते हो, टाटा कंपनी के लेजर अकाउंट्स देखना चाहते हो, टाटा कंपनी की एसेट्स कितनी रुपए की है वो जानना चाहते हो, टाटा कंपनी की लायबिलिटीज कितनी है ये जानना चाहते हो, सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली तुम्हें इंटरनेट के माध्यम से मिल जाएगी। किसी किसी कंपनी की पैसे देने के बाद मिलती है और किसी किसी कंपनी की फ्री में मिल जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो पैसा खर्च करता है कंपनी के अंदर शेयर खरीदने के लिए, वो तभी खर्च करता है जब उसको ऐसा कुछ दिखाई देता है कि कंपनी अच्छी चल रही है। अब सोचो, कंपनी पैसे का क्या करती है? लोगों का पैसा जब कंपनी के पास आता है तो कंपनी पैसे का क्या करती है? भाई कंपनी पैसे का नहीं करेगी तो और किस चीज का करेगी? धंधा करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। समोसे खाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। पढ़ाई करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। हर चीज तो पैसे से हो रही है। तो क्या कंपनी पैसे को रखकर मजे करेगी? नहीं, बिजनेस में लगाएगी। मुझे बताओ, जो पैसा लोगों की तरफ से उसके पास आ रहा है शेयर के माध्यम से, उस पैसे से वो क्या करती है? बिजनेस करती है, धंधा करती है। तो कुल मिलाकर इतने सारे लोग शेयर तभी खरीदेंगे, इतने सारे लोग शेयर तभी खरीदेंगे जब लोगों को लगेगा कि कंपनी अच्छी है, कंपनी घाटे में नहीं चल रही है, कंपनी किस में चल रही है? फायदे में चल रही है। ठीक है, तो तीसरा एक्सटर्नल यूजर है इन्वेस्टर। तीसरा एक्सटर्नल यूजर क्या है? इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो अपना पैसा कहां पर लगाते हैं? कंपनी के अंदर। ध्यान से सुनो, इन्वेस्टर कहने का मतलब वो लोग जो अपना पैसा कहां पर लगा देते हैं? कंपनी के अंदर। देखो, इन्वेस्टर कहने का मतलब ऐसे लोग जो अपना पैसा कहां पर लगा रहे हैं? कंपनी में लगा रहे हैं। जो अपना पैसा कहां पर लगा रहे हैं? कंपनी में। किसके माध्यम से? शेयर के माध्यम से। मान लो 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है और 100 शेयर खरीद लिए, तो कितने रुपए चले गए कंपनी के पास? 1000 रुपए चले गए। अब ये 1000 रुपए कंपनी के पास जा चुके हैं, और मुझे बताओ, जब 1000 रुपए कंपनी के पास जा चुके हैं, और अगर तुमने, क्या ये पैसा यूं ही डाल दिया कंपनी के अंदर, या पहले तुमने कंपनी के बारे में पता लगाया? क्या तुमने पहले कंपनी के बारे में, कहते नहीं है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले सोच लेना कहीं कंपनी फर्जी तो नहीं है, कहीं कंपनी धोखा तो नहीं देगी, कहीं कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, कहीं कंपनी में घाटा तो नहीं चल रहा, कहीं ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं है। तो कंपनी में पैसा लगाने से पहले हमें उस कंपनी के बारे में क्या जाननी चाहिए? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखने चाहिए, हमें उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना चाहिए, पता चले कंपनी नुकसान में चल रही है। ठीक है, तो यही काम इन्वेस्टर्स करते हैं और करना भी चाहिए। ठीक है, अब लिखो इन्वेस्टर्स के लिए, as we know that as we know that investment involves, बोर्ड पे लिखा हुआ है इन्वॉल्व, as we know that investment involves risk। क्या होता है इन्वेस्टमेंट में? रिस्क होता है। पैसा वापस मिल भी जाएगा और पैसा डूब भी जाएगा। हो सकता है पैसा मिल जाए, हो सकता है पैसा डूब जाए। as we know that investment involves risk and investors do this activity। कौन लोग करते हैं इस काम को?
इन्वेस्टर्स करते हैं। मैंने अपना पैसा कंपनी में लगा दिया, बताओ मेरा रिस्क है ना, पता नहीं यार मेरा पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा, कंपनी डूब तो नहीं जाएगी, पता नहीं लोग क्या क्या बोल रहे हैं इस कंपनी के बारे में, कहीं मेरा पैसा फंस ना जाए। बताओ डर लगता है नहीं लगता है? डर लगता है। इन्वॉल्व्स रिस्क एंड इन्वेस्टर्स डू दिस एक्टिविटी। वो सुना होगा ना तुमने, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, शेयर्स में इन्वेस्ट करो, बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करो, है ना, ये सब तो आजकल बहुत चल रहा है। इन्वेस्टर्स डू दिस एक्टिविटी। और ये भी कहते हैं कि सोच समझकर इन्वेस्ट करो। उनका क्या मतलब है सोचने समझने का? सोचने समझने का मतलब ये है कि जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में तुम सोच रहे हो उस कंपनी का पहले पता लगा लेना कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या बुरी है, क्या कंपनी घाटे में चल रही है या फायदे में चल रही है, कंपनी ठीक से काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो इन चीजों का पता लगाने के लिए तुम्हें उसके रिकॉर्ड्स चेक करने पड़ेंगे। इसका मतलब इन्वेस्टर कैसे यूजर हैं? एक्सटर्नल, जो कि बाहर के लोग होते हैं, ना कि कंपनी के अंदर के। इन्वेस्टर्स डू दिस एक्टिविटी, ठीक है। तो मुझे बताओ, इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगा रहे हैं, देखो इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, अपना पैसा कंपनी में लगा रहे हैं, लेकिन क्या ये कंपनी के अंदर होने वाली एक्टिविटीज को करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये बता रहे हैं कि क्या काम करना है, क्या काम कंपनी को नहीं करना है, कैसे करना है, कौन सा काम किस तरह से करना है? क्या ये इस तरह का कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ अपना क्या लगा रहे हैं? जस्ट मनी। ये सिर्फ अपना पैसा लगा रहे हैं, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर रहे हैं। तो लिखो, बट इन्वेस्टर्स डू नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल। इसका मतलब ये हुआ कि इनका ना कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। कंपनी के अंदर हजारों तरह की एक्टिविटीज होती है, दसियों तरह के काम होते हैं, क्या इन कामों पर इन्वेस्टर का डायरेक्ट कंट्रोल होता है? नहीं, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट कैसे? बस वो पैसा लगा रहे हैं, अगर वो पैसा नहीं लगाएंगे तो कंपनी के अंदर काम नहीं चलेगा, क्योंकि बिना पैसे का काम नहीं चलता। तो डायरेक्ट कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता। तो देखो, बट इन्वेस्टर्स डू नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस एक्टिविटीज। बट इन्वेस्टर्स डू नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल। कैसा कंट्रोल? डायरेक्ट। डू नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस एक्टिविटीज। तो उनका बिजनेस एक्टिविटी पर कोई कंट्रोल नहीं होता, और उन्हें सच बताऊं तो पता भी नहीं होता कि कौन सी एक्टिविटी हो रही है, या हो भी रही है नहीं भी हो रही है, कुछ नहीं पता उन्हें। कंट्रोल ओवर द बिजनेस एक्टिविटीज, लिखो हैंस। तो इसलिए वो बेचारे किस पर डिपेंड रहते हैं? बताओ, अगर कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो किस किस पर डिपेंड रहेंगे? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर। वो डिपेंड रहेंगे बैलेंस शीट पर, वो डिपेंड रहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, वो डिपेंड रहेंगे उस इंफॉर्मेशन पर जो कंपनी के बारे में हमें मिलेगी। तो लिखो हैंस, फुल स्टॉप लगा देना। फुल स्टॉप के बाद लिखो हैंस दे रिलाई। रिलाई का मतलब होता है डिपेंड रहना, किसी पर निर्भर रहना। हैंस दे रिलाई on the accounting information only. Hence, they rely on the accounting information only. Accounting information only. And और बस उसी इंफॉर्मेशन से इन्हें पता चलता है कि कंपनी की पोजीशन कैसी है, कंपनी कितना कमा रही है, और कंपनी कमा भी रही है या घाटे में जा रही है। तो लिख लो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ओनली एंड फाइंड द आंसर्स अबाउट अर्निंग कैपेसिटी। फाइंड द आंसर्स अबाउट अर्निंग कैपेसिटी, मतलब कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। अर्निंग मतलब कमाना, कि कंपनी कमा भी रही है, पता चले कमाने का तो दूर की बात है, उल्टा नुकसान में चल रही है, और उस कंपनी में तुमने अपना पैसा लगा दिया और हो सकता है तुम्हारा पैसा भी डूब जाए, क्या करोगे फिर? फाइंड द आंसर्स अबाउट अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है। तो ये थे इन्वेस्टर्स जो कि इस्तेमाल करते हैं हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इन्वेस्ट करने से पहले। बताओ कंपनी के बारे में कब जानोगे? इन्वेस्ट करने के बाद? पागल हो क्या, इन्वेस्ट करने से पहले। अब चौथे नंबर पर है, मुझे बताओ
क्या गवर्नमेंट तुम्हारी कंपनी के बारे में जानना चाहती है? गवर्नमेंट एंड इट्स ऑथोरिटीज। तो बताओ, क्या गवर्नमेंट तुम्हारी कंपनी के बारे में जानना चाहती है? बताओ कैसी बात कर रहे हो? गवर्नमेंट तो वो चीज है जो बारीक से बारीक जानना चाहती है ना? क्या तुम गवर्नमेंट से बच पाओगे? नहीं। अगर सरकारी आदमी आ जाए तुम्हारी कंपनी में और वो बोले कि अपने रिकॉर्ड्स चेक कराओ, तो बताओ दिखाओगे या नहीं दिखाओगे? दिखाओगे। अगर टैक्स ऑफिसर आ जाए, टैक्स ऑफिसर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अगर इनकम टैक्स ऑफिसर आ जाए, तो क्या तुम अपने रिकॉर्ड्स दिखाओगे या नहीं दिखाओगे? तुम क्या, कोई भी दिखाएगा। ठीक है। नॉर्मल किसी के घर पे जब छापा लगता है तो पता है ना क्या हाल मच जाता है पूरे घर में। तो वही वाली पोजीशन समझ लो, गवर्नमेंट भी देखना चाहती है। गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि कितना कमा रहे हो इतने सालों से जो टैक्स नहीं दिया, निकालो टैक्स हमारा। कितना कमा रहे हो? क्या कुछ गलत धंधा तो नहीं कर रहे? क्या कुछ घपला तो नहीं कर रहे? कहीं तुम लोगों का पैसा डुबा तो नहीं रहे? कहीं तुम कुछ गैर कानूनी तो नहीं कर रहे? तो गवर्नमेंट तो बहुत कुछ जानना चाहती है। तो गवर्नमेंट कैसा यूजर होती है? एक्सटर्नल। क्योंकि गवर्नमेंट तुम्हारी कंपनी का हिस्सा थोड़ी ना है। क्या ये कंपनी के अंदर काम करती है गवर्नमेंट? नहीं, ये तो बाहर, ये तो देश की बात है, ये तो देश का पार्ट है। तो ये भी कैसा यूजर है? एक्सटर्नल। अब लिखो इसके लिए, द गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स, the government also needs financial statement. Government also needs financial statements. The government also needs financial statements. Financial statements and other information. And other information. The government also needs financial statements and other information to take policy decisions. To take policy decisions. पॉलिसी का मतलब होता है नीतियां और डिसीजन का मतलब होता है फैसले। तुम कहोगे कि अगर गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी है, गवर्नमेंट को क्या करनी है, कोई पॉलिसी बनानी है, तो उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या जरूरत है? गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी बनाना चाहती है तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बना ले, उसे कंपनी के रिकॉर्ड्स देखने का क्या मतलब है? अब जरा ध्यान से सोचो, देश के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी करोड़ों के टर्नओवर कर रही है, और 1 या 2 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं 1000 करोड़ की। तो बताओ बिग अमाउंट है या नहीं? फिगर कैलकुलेटर से बाहर हो जाती है जब 1000 करोड़ की बात यहां पर होती है। तो जब हम बात करते हैं ना 1000 करोड़, 4000 करोड़, 6000 करोड़ बड़ी बड़ी कंपनियों के, तो मुझे बताओ गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाएगी, कोई भी डिसीजन लेगी, तो वो इस चीज का ध्यान रखेगी या नहीं रखेगी कि इस तरह की कंपनी जो इतनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, कहीं हम कोई ऐसी पॉलिसी ना बना दें जिसकी वजह से इनका कुछ नुकसान हो जाए, या फिर हम कोई ऐसी पॉलिसी ना बना दें जिसका ये गलत फायदा उठा लें। बताओ, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो कंपनीज के रिकॉर्ड्स को चेक करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल क्या है, और कंपनी क्या देश के अंदर सच में अच्छा काम कर रही है, या फिर ये घपला कर करके इतने अच्छे बिजनेस में से पैसा बना रही है। तो गवर्नमेंट सारी चीजें चेक करने के बाद ही अपने पॉलिसी डिसीजंस लेती है, और कोई पॉलिसी का असर गलत ना हो किसी भी कंपनी पर, इसका भी ध्यान रखती है। टू टेक पॉलिसी डिसीजंस। ठीक है, हाँ फुल स्टॉप लगा दो। अब लिखो गवर्नमेंट इंपोजेस। बताओ गवर्नमेंट क्या लगाती है? टैक्स। तो लिखो गवर्नमेंट इंपोजेस। इंपोजेस का मतलब होता है लगाना। ये वाला जो शब्द है ना, ये इकोनॉमिक्स का शब्द है, और ये टैक्स के लिए लगाया जाता है। जब हम किसी पर टैक्स का बर्डन डालते हैं कि तेरे से इनकम टैक्स लिया जाया करेगा, तेरे से प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाया करेगा, तेरे से टोल टैक्स लिया जाया करेगा, तेरे से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी लिया जाएगा, तो जब गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स लगाती है। तो लगाने की इंग्लिश होती है इंपोज। गवर्नमेंट इंपोजेस टैक्सेस। और अब तो इतने तरह के टैक्स हैं, कहने को 2 ही टैक्स हैं। गवर्नमेंट इंपोजेस टैक्सेस सच एज कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी एक तरीके का क्या टैक्स ही होता है। सच एज कस्टम ड्यूटी, कॉमा लिख देता हूं मैं बोर्ड पे कस्टम ड्यूटी। अगर पहले से ही खुद से लिख लिया है अच्छी बात है, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया भाई, आदत से मजबूर हूं। कस्टम ड्यूटी कॉमा जीएसटी, कस्टम ड्यूटी कॉमा
जीएसटी एंड इनकम टैक्स एंड इनकम टैक्स। तो देखो कितना टैक्स लगेगा, कितना जीएसटी लगेगा, ये गवर्नमेंट सारी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद ही बताती है। मुझे बताओ, तुमने बोला कि गवर्नमेंट से झूठ बोल दिया, हम तो ज्यादा नहीं कमाते, हम क्या टैक्स देंगे, हमारी कंपनी तो घाटे में चल रही है, हमें तो खुद पैसे नहीं है, हम कहां से टैक्स देंगे। गवर्नमेंट कहेगी कोई बात नहीं, हमने तुम्हारी बात पर भरोसा कर लिया। क्या ऐसे कहेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कहेगी नहीं, रिकॉर्ड्स दिखाओ, अपने सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दिखाओ, तब बताएंगे हम कि कंपनी घाटे में चल रही है, फायदे में चल रही है। और जब कंपनी के रिकॉर्ड्स देखें तो कंपनी हजारों करोड़ का मुनाफा कमा रही है। बच गए ना। अब लगाएगी गवर्नमेंट क्या? अब लगेगा कस्टम ड्यूटी, अब लगेगा जीएसटी, अब लगेगा इनकम टैक्स, सब चीजें लगेंगी। अब नहीं छोड़ेगी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट सब चीजें इंपोज करेगी आफ्टर गेटिंग सच इंफॉर्मेशन, इस तरह की इंफॉर्मेशन देखने के बाद। तुम तो कुछ भी बोल दोगे टैक्स बचाने के लिए, टैक्स की चोरी करने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गवर्नमेंट इंपोजेस टैक्सेस सच एज कस्टम ड्यूटी, जीएसटी एंड इनकम टैक्स आफ्टर गेटिंग सच इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आफ्टर गेटिंग सच इंफॉर्मेशन, आफ्टर गेटिंग सच इंफॉर्मेशन। देखो तुम कैसा भी बिजनेस कर लो, छोटे लेवल का करो, बड़े लेवल का करो, तुम्हारा बिजनेस तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक तुम पब्लिक के लिए कुछ ना करो। पब्लिक, बताओ अल्टीमेट अपना प्रोडक्ट किसको बेचोगे? पब्लिक को। अल्टीमेटली सारी मेहनत जिस चीज के लिए कर रहे हो और वो चीज किसके पास जाने वाली है? पब्लिक के पास। और अगर पब्लिक ही खुश ना हो तो कैसे काम चलेगा? नहीं काम चलेगा। मुझे बताओ, एक जगह पर एक फैक्ट्री खुली और उस फैक्ट्री वाले ने बोला कि मैं किसी को भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दूंगा, मैं किसी को भी अपनी फैक्ट्री में काम करने का मौका नहीं दूंगा, मैं अपने वर्कर बाहर के देश से लाऊंगा। तो बताओ आसपास की पब्लिक पसंद करेगी ऐसी फैक्ट्री को कि हमें काम नहीं दे रहा? क्या उसकी फैक्ट्री कभी चल पाएगी ढंग से? कभी भी नहीं चलेगी। पब्लिक का सपोर्ट कंपनी को और कंपनी का सपोर्ट पब्लिक को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम अपना बिजनेस जिस सोसाइटी में खोल रहे हो और अगर वही सोसाइटी तुम्हें पसंद नहीं करती तो तुम्हारा बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। मान लो तुमने जिस एरिया में बिजनेस खोला है, तुम जितना मर्जी बिजनेस करो, काम की बात यह है कि तुम वहां के एरिया के लिए क्या कर रहे हो, तुम्हारा खुद का कितना कंट्रीब्यूशन गया है उन लोगों की तरफ। क्या तुमने वहां की हालत में कुछ सुधार कराए? क्या तुमने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी? क्या तुमने लोगों को कुछ बेनिफिट्स दिए? कुछ नहीं दिया तो कभी भी तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। अब तुमने लोगों के लिए क्या क्या करा है, जहां पर तुमने बिजनेस खोला है वहां पर तुमने क्या क्या करा एरिया के लिए, एरिया के अकॉर्डिंग। बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो पब्लिक के लिए पता है क्या करवाते हैं? स्कूल खुलवा देते हैं, हॉस्पिटल्स खुलवा देते हैं कि कम पैसों में मरीजों का इलाज हो सके, कम पैसों में गरीब लोगों के बच्चे पढ़ सके। बताओ कितना अच्छा काम करते हैं। तो बताओ टाटा, मैं बात कर रहा हूँ टाटा इंडस्ट्रीज की, तो ये वो उद्योग होते हैं, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं जो लोगों के लिए इतना अच्छा काम करते हैं और फिर लोग भी इन्हें सपोर्ट करते हैं। सीधी सी बात है, कंपनी अगर पब्लिक को सपोर्ट करेगी तो पब्लिक भी कंपनी को सपोर्ट करेगी ही करेगी। तो पब्लिक की नजर में ये सारी वैल्यू कहां से आती है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। हम आए दिन इंटरनेट पर इन कंपनीज के बारे में पढ़ते रहते हैं, मैगजीन में पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, है ना, समाचारों में पढ़ते रहते हैं। मतलब हमें ये सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में मिलती रहती है। तो पब्लिक भी जानना चाहती है कंपनी के बारे में कि कंपनी कैसी है। और पब्लिक कैसा यूजर है? पब्लिक भी कैसा यूजर है? एक्सटर्नल। क्यों? क्योंकि ये भी कंपनी के बाहर का हिस्सा है। और सच बताऊं, सबसे मेन हिस्सा तो पब्लिक ही है ना। अब लिखो पब्लिक के लिए, एवरी बिजनेस अचीव्स सक्सेस, एवरी बिजनेस अचीव्स, एवरी बिजनेस अचीव्स सक्सेस व्हेन इट मेक्स, व्हेन इट मेक्स सब्सटैंशियल, सब्सटैंशियल, अभी बताता हूं इसका मतलब। एवरी बिजनेस अचीव्स सक्सेस व्हेन इट मेक्स सब्सटैंशियल contribution, substantial contribution on the economy, substantial contribution on the economy, such as employment, such as employment, education,
सच एज एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, कॉमा, हेल्थ फैसिलिटीज। हेल्थ फैसिलिटीज। तुम जितना ज्यादा पब्लिक को दोगे ना, पब्लिक की नजर में तुम्हारी रिस्पेक्ट उतनी ही ज्यादा होगी। देखो पब्लिक को ना इससे मतलब नहीं होता कि तुम कितना कमा रहे हो, पब्लिक को इससे मतलब होता है तुम उनके लिए कर क्या रहे हो। तुम करोड़ों कमा लो, अगर तुम करोड़ों का 1% भी गरीबों के लिए कुछ करोगे, पब्लिक के लिए कुछ करोगे, समाज के लिए करोगे, तो उस 1% की वैल्यू होगी, ना कि तुम्हारे करोड़ों की। समझ रहे हो इस चीज को? तो सब्सटेंशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। देखो कंट्रीब्यूशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आजकल की लाइफ में। तुम बहुत कमा रहे हो, पब्लिक के लिए भी तो कुछ करो। देखो खाने को तो सिर्फ इंसान को 2 वक्त की रोटी चाहिए, करोड़ों तो बैठ के खाएगा नहीं, तो कुछ पैसा कुछ लोगों की मदद करने में लगा दो। तो जितना ज्यादा तुम ये काम करोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो सब्सटेंशियल का मतलब होता है अच्छा खासा या महत्वपूर्ण। तुमने कंट्रीब्यूशन करा और वो भी अच्छा खासा, तो इससे तुम्हारे बिजनेस पर डेफिनेटली फर्क पड़ता है। तो देखो अब हम हेडिंग स्टार्ट करेंगे सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि तुम जानते हो हम 11th क्लास से शुरुआत कर देते हैं अपनी डबल एंट्री सिस्टम की। इस समय हम जो बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग, है ना? कैसी है? डबल एंट्री सिस्टम। लेकिन जब डबल एंट्री सिस्टम नहीं था तो उससे पहले हमारे सामने होता था सिंगल एंट्री सिस्टम। मैंने सिंगल एंट्री सिस्टम पहले भी थोड़ा बहुत बताया होगा, अभी फिर से बता देता हूं। देखो डबल एंट्री सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, यहां पर क्या होता है, सेम ट्रांसैक्शन को 2 जगह पोस्ट किया जाता है, डेबिट में और क्रेडिट में। एक ही ट्रांसैक्शन कितनी जगह पोस्टिंग होगी? 2 जगह। मैंने माल बेचा तो मैं एंट्री कहां पर करूंगा? सेल्स में। और मैंने ना माल किसको बेचा? तुमको बेचा। तुमने क्या करा? खरीदा। तुम एंट्री करोगे परचेज में। समझ रहे हो इस चीज को? मैंने माल बेचा, मेरे लिए सेल। तुमने माल खरीदा, तुम्हारे लिए परचेज। मैं एंट्री करूंगा सेल्स में, और उसी एंट्री को तुम अपने रिकॉर्ड्स में कहां पर करोगे? परचेज में। तो एक ही ट्रांसैक्शन कितनी जगह पोस्ट हो गई? 2 जगह। मैंने पैसे दिए तुमको, तो मैंने क्या करी? पेमेंट करी। और तुमने क्या करा? रिसीव करा। मैंने क्या करी? पेमेंट करी। तो मैं एंट्री करूंगा पेमेंट की और तुम एंट्री करोगे रिसीव की। तो हर ट्रांसैक्शन कितनी जगह पोस्ट होती है? 2 जगह। दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। लेकिन उससे पहले क्या होता था? सिंगल एंट्री सिस्टम होता था। पोस्टिंग एक ही जगह होती थी। मैंने बेचा तो एंट्री या तो मैं कर दूंगा बेचने की, और तुमने खरीदा तो या तो एंट्री तुम कर दोगे। मैं करूंगा तो तुम नहीं करोगे, और तुम करोगे तो मैं नहीं करूंगा। दैट इज कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। अब जरा सोचो, सिंगल एंट्री सिस्टम भविष्य में कभी अगर मेरी एंट्री गायब हो जाए या फिर मैं करना भूल जाऊं तो गड़बड़ हो जाएगी। मान लो मेरे को एंट्री करनी थी और मैं करना भूल गया, अब ना तो एंट्री मैंने करी और ना एंट्री तुमने करी, तो एंट्री तो हुई नहीं, और एंट्री हुई नहीं तो रिकॉर्ड्स मेंटेन हुए नहीं, और रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं हुए तो आगे आने वाले समय में तकलीफ होने वाली है। तो डबल एंट्री सिस्टम बेस्ट होता है रादर देन सिंगल एंट्री सिस्टम। तो नेक्स्ट मेन हेडिंग है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट मेन हेडिंग का नाम क्या है? सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। और सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे भाई? डबल एंट्री सिस्टम की। और किसकी बात करेंगे भला? डबल एंट्री सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल ए पहले पढ़ेंगे हम, डबल एंट्री सिस्टम। पहले तो इसके बारे में डेफिनेशन लिखाऊंगा कि ये होता क्या है। तो ये कोलन का साइन बना देना, ये जो मैं 2 डॉट बनाता हूं ना, 2 डॉट, इनको बोलते हैं कोलन। कंप्यूटर की भाषा में इनको क्या बोला जाता है? कोलन। और ये जो बनाया जाता है ऊपर डॉट नीचे कोमा, ये होता है सेमीकोलन। तो फिलहाल तुम्हें क्या बनाना है? कोलन। दैट इज कॉल्ड कोलन, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है? हर एंट्री के, हर ट्रांसैक्शन के कितने एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं? हर एंट्री के कितने एस्पेक्ट्स? एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू। हर ट्रांसैक्शन के कितने प्रभाव पड़ेंगे? एवरी ट्रांसैक्शन हैज मस्ट बी 2 एस्पेक्ट्स। 2 पहलू होंगे, 2 प्रभाव होंगे। एक प्रभाव उसका डेबिट में मेंशन किया जाएगा, तो उसका दूसरा असर क्रेडिट में मेंशन किया जाएगा। तो यहां पर हर ट्रांसैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स को कंसीडर किया जाता है, किसके अंदर? डबल एंट्री सिस्टम में। तो लिखो, इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम, in this type of system there are, in this type of system there are, in this type of system there are 2 aspects। aspects का मतलब इफेक्ट, aspects का मतलब प्रभाव।
टू एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, टू एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग लिखो, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। लिख लो, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। इसी में लिखो फुल स्टॉप के बाद एवरी ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स। ये बातें समझ में आ रही होंगी अब, क्यों? क्योंकि हमने थोड़ा न्यूमेरिकल कर लिया है। जब हम एक बार न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, तो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड अच्छा बन जाता है। बनने को तो बिना न्यूमेरिकल के भी बन जाएगा, लेकिन क्लैरिटी ज्यादा आ जाती है, क्योंकि न्यूमेरिकल अप्रोच ज्यादा स्ट्रांग होती है हर एक स्टूडेंट की। एवरी ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स बोथ एस्पेक्ट्स, एवरी ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स बोथ एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। Every transaction includes both aspects, debit and credit at the time of recording। मतलब जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग के समय पर हम डेबिट को भी कंसीडर करते हैं और उसके क्रेडिट को भी कंसीडर करते हैं। डेबिट में डेबिट वाली एंट्री डाली जाती है और क्रेडिट में क्रेडिट वाली एंट्री डाली जाती है। वही सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसी चीज को क्या बोला जाता है? इसी चीज को बोला जाता है डबल एंट्री, बोलो, डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट एंड क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, है ना। एक एग्जांपल देखते हैं। हाँ, डेफिनेशन खत्म हो गई है, अगली लाइन में उसी के नीचे लिखना, अगली लाइन में उसी के नीचे लिखो एग्जांपल, एक लाइन छोड़कर, डेफिनेशन के बाद एक लाइन छोड़ देना, फिर एग्जांपल लिखना, एग्जांपल के आगे कॉलन लगा दो, कॉलन, फिर लिखो। देखो जरूरी नहीं यही एग्जांपल लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, अब तो हमने इतना कर लिया है, ठीक है। तो लिखो परचेज गुड्स फॉर कैश। अब तो देखो ये एंट्री करना मजाक बात हो गई है ना। तो लिखो परचेज गुड्स फॉर कैश, है ना। अब मुझे बताओ, इसमें भी दो इंपैक्ट हुए हैं, इसमें भी क्या हुआ है? दो इंपैक्ट हुए। क्या? एक तो तुमने गुड्स खरीदा, तो गुड्स क्या करे तुमने? रिसीव करे, है ना। गुड्स तो आए, और गुड्स आने के बाद क्या चला गया? पैसा चला गया। भाई पैसे के बदले क्या आ गया? माल आ गया। 10 रुपए दिए, एक समोसा मिल गया। 20 रुपए दिए, 2 समोसे मिल गए। तो पैसा गया, समोसा आया, पैसे गए, गुड्स आ गए, ठीक है। तो कितने एस्पेक्ट हैं? 2 एस्पेक्ट। तो लिखो, फुल स्टॉप लगा दो, कैश के बाद फुल स्टॉप लगा दो। अब लिखो इन दिस ट्रांसैक्शन गुड्स आर रिसीव्ड, इन दिस ट्रांसैक्शन गुड्स आर रिसीव्ड, गुड्स आर रिसीव्ड। देखो इन दिस ट्रांसैक्शन गुड्स आर रिसीव्ड, गुड्स आर रिसीव्ड, इस पर अंडरलाइन कर लेना, गुड्स आर रिसीव्ड पर। एंड कैश इज पेड, एंड कैश इज पेड, और इस पर भी अंडरलाइन कर लेना, कैश इज पेड पर। कितने एस्पेक्ट्स हो गए? गुड्स तो रिसीव हुए हैं और कैश पेड करा है। समझ में आ रहा है ना? देखो भाई, अब तो समझाने की जरूरत है ही नहीं, अब तो जर्नल इतने सारे कर लिए हमने। इन दिस ट्रांसैक्शन गुड्स आर रिसीव्ड एंड कैश इज पेड। लिखो इट मींस 2 एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व्ड, इट मींस 2 एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व्ड। इसमें भी कितने एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हुए हैं? 2। इट मींस 2 aspects involved. One is goods received. It means 2 aspects involved. One is goods received and other is cash paid. One is goods received and other is cash paid. एक तरफ तो गुड्स रिसीव करा है और दूसरी तरफ कैश पेड करा है। One is goods received एंड अदर इज कैश पेड, ठीक है। इसी में लिखो कैश पेड के बाद फुल स्टॉप लगा देना, कैश पेड के बाद, कैश पेड के बाद फुल स्टॉप लगा दो। नाउ यू कैन राइट आफ्टर फुल स्टॉप, प्लीज राइट डाउन बोथ एस्पेक्ट्स
आर रिकॉर्डेड इन डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में दोनों ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाएंगे, गुड्स रिसीव करे हैं ये वाला भी और कैश पेड करा है ये वाला भी। बोथ एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड इन डबल एंट्री सिस्टम। बोथ एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड इन डबल एंट्री सिस्टम। इन दिस वे, इन दिस वे both aspects are recorded in double entry system. Both aspects are recorded in double entry system in this way. कैसे? इस वे में। अब अगली लाइन में लिखना गुड्स रिसीव्ड, इसके आगे लिख लेना ये कहां पर होएगा, इसके लिए हम करेंगे परचेज को डेबिटेड और कैश पेड, इसके आगे लिखना इसके लिए हम करेंगे कैश को क्रेडिटेड। बताओ यही तो करेंगे। जब तुम परचेज करते हो गुड्स तो परचेज क्या होती है, डेबिट, और पैसा गया, पैसा गया, और जब पैसा गया तो पैसे के जाने पर क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। परचेज को डेबिट करते हैं, कैश को क्रेडिट करते हैं। भाई ये ट्रांसैक्शन तो हमें पहले से ही मालूम है ना, लेकिन यहां पर तो लिखना पड़ेगा ना प्रॉपर, यहां पर तो हमें प्रॉपरली लिखने की जरूरत है। तो मैंने ये लिखवाया ना इन दिस वे, इन दिस वे के बाद है ना, देखो मैंने ये लिखवाया है इन दिस वे, तो इन दिस वे के बाद है ना कोलन बना देना, फिर अगली लाइन में ये लिखना उसी के नीचे गुड्स रिसीव्ड, गुड्स पेड, परचेज डेबिटेड, कैश क्रेडिटेड। तो कुल मिलाकर इस तरह से हम इस चीज की क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्डिंग करते हैं और क्या करते हैं,